हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम अपना जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उसमें क्या क्या ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, और क्या क्या एक सेकेंड, कौन से इवेंट्स हुए थे, प्रीकर्सर्स जो थे वॉर के। एंड क्या क्या मतलब कॉजेस थे, मेन कॉजेस वो हमने डिस्कस करे थे। उन कॉजेस की भी ब्रांचेस थी कि भाई इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिक क्या थे, पॉलिटिकल क्या थे, रिलीजियस क्या थे। एंड सीपॉइज वाला भी था उसमें, जो मेजर जो किक स्टार्ट करा था जिसने वॉर को, वो भी था। और इसमें हम कर रहे हैं डिस्कस कि बिगिनिंग एंड आउटस्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। स्टार्ट कहाँ हुआ, स्प्रेड कहाँ तक हुआ वॉर का, वॉर में मतलब हुआ क्या क्या था, इवेंट्स क्या थे, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। तो द रिवॉल्ट बिगैन एट मेरठ 58 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से 58 किलोमीटर्स दूर है मेरठ, वहाँ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। एंड सून इनफ आफ्टर गैदरिंग फोर्सेस, सून इनफ मतलब ये शुरू जब हो गया था तो धीरे धीरे इन्होंने फोर्सेस गैदर करी थी। एंड embraced a vast area from Punjab to north, to Narmada in the south, to Bihar in the east, to Rajputana in the west. तो इन रीजन्स में ये स्प्रेड हो गया था वॉर, बेसिकली पंजाब से लेके साउथ में नर्मदा तक, और बिहार इन द ईस्ट टू राजपुताना इन द वेस्ट। एंड इवन बिफोर द इंसिडेंट इन मेरठ, मेरठ में जो जो इसका इंसिडेंट हुआ था, जिससे स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी रिजेंटमेंट स्टार्ट हो चुकी थी वेरियस कैंटनमेंट्स में, जो आर्मी के कैंट होते हैं वहाँ पर। 19th इन्फेंट्री इन बहरमपुर विच रिफ्यूज टू यूज़ द न्यूली इंट्रोड्यूस एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल वाला लफड़ा था, नई राइफल इंट्रोड्यूस कर दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। और जो 19वीं इन्फेंट्री थी बहरमपुर में, उसने मना कर दिया था ये राइफ़ल को यूज़ करने के लिए। और म्यूटी एंड ब्रोक आउट इन म्यूटिनी इन फरवरी 1857। तो वहाँ पे रिवोल्ट बेसिकली ऑलरेडी इससे पहले 10th में से पहले स्टार्टिंग हो चुकी थी। एंड फरवरी 1857 में, ये तो मई में स्टार्ट हुआ है ना, तो फरवरी में ऑलरेडी रिजेंटमेंट एंड जैसे ब्रोक आउट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इस इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया था इन मार्च 1857 में। जो मंगल पांडे थे, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं उनको, यंग सीपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री वेंट अहेड एंड फायर्ड एट द सार्जेंट मेजर। इन्होंने जो बैरकपुर में सार्जेंट मेजर थे इनके, उन पे ही गोली चला दी थी। एंड ही वॉज ऑब्वियसली ओवर पावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन April 8, while his regiment was disbanded in May. तो 7th अवध रेजिमेंट which defied its officers on May 3 met with similar fate. तो बेसिकली हमने देख रहे हैं इनमें कि ऑलरेडी इससे पहले, मेन इवेंट से पहले, जो ऑफिशियल इसे डेट दी गई है बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट को, इससे पहले स्टार्ट हो चुकी थी। जो कंट्री में रिजेंटमेंट जो थी, ब्रोकआउट होना स्टार्ट हो चुकी थी सीपॉयस के द्वारा। जैसा मंगल पांडे जी थे, और ये 7th अवध रेजिमेंट वाला जो था सिस्टम, they met with similar fate, which means that they were executed just like Mangal Pandey. But there was a beginning, you know, it was the beginning of a revolutionary revolt. On May 9th, 85 of them were dismissed. जो इससे एक दिन पहले की बात है। 85 of them were dismissed by the company and sentenced to 10 years imprisonment and put in fetters. The very next day, on May 10th, they released their imprisoned comrades, killed their officers and unfurled the banner of revolt. तो ये May 10th पे इन्होंने क्या करा, अपने कॉमरेड्स को भी जो जेल में डाल दिए गए थे उन्हें भी छुटाया, और जो ऑफिसर्स अंग्रेज़ जितने भी थे उन सबको मार दिया। और फिर रिवोल्ट हो गया था स्टार्ट ऑफिशियली ऑन May 10th। एंड देन दे सेट ऑफ फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट। तो काफ़ी सिनेमैटिक सॉर्ट ऑफ थिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। आगे हम पहुंच गए हैं दिल्ली। दिल्ली में दे वर जॉइंड बाय लोकल इन्फेंट्री। दिल्ली की जो लोकल इन्फेंट्री थी वो भी इनके साथ जुड़ चुकी थी। उन्होंने अपने खुद के यूरोपियन लीडर्स को मार दिया था, इंक्लूडिंग साइमन फ्रेजर, द पॉलिटिकल एजेंट, एंड सीज द सिटी। यूरोपियन लीडर्स, पॉलिटिकल एजेंट्स मार दिए थे, और जो साइमन फ्रेजर थे, और सीज द सिटी मतलब दिल्ली अब सीपॉइस के अंडर थी।
Lieutenant Sepoys, in the sense yeah the rebellions. Lieutenant Willoughby, excuse me. Lieutenant Willoughby, the officer in charge of the magazine at Delhi, offered some resistance. इन्होंने मतलब रेजिस्टेंस तो काफ़ी ऑफर करी थी, मतलब विरोध करा, लड़े थे, अगेंस्ट हुआ था इनके अपने इन्फेंट्री रेबेलियंस के, बट ऑब्वियसली दे वर ओवर पावर्ड बाय द रेबल्स. तो अब इसमें हम आते हैं कि बहादुर शाह जो थे लास्ट मुगल एम्पर, जैसा कि आपने सुना होगा, ये हेड थे रेबेलियन के बेसिकली. ही वॉज चोजन एज द हेड ऑफ द रिवोल्ट, the leader of revolt. सो ये केस क्यों था ऐसा, वाई वॉज दिस द केस? सो बेसिकली अगर हम कीवर्ड देखें तो सिम्बॉलिक हेड लिखा हुआ है यहाँ बुक में. सिम्बॉलिक इन द सेंस कि ये सिम्बलिज्म एज अ सिंबल थे, सिर्फ सिम्बॉलिक हेड थे. टेक्निकली इन्होंने कोई लीडरशिप में रोल नहीं निभाया, ना ही इन्होंने रेबल्स को पॉलिटिकली लीड करा, या कोई ये कोई इंचार्ज नहीं थे, जनरल नहीं थे कि भाई किसी पर्टिकुलर जो अपनी होती हैं वॉर में जो होते हैं सोल्जर्स होते हैं, उनके कोई लीड नहीं करा, कोई स्ट्रेटेजीज नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट हेड थे कहने को. तो ऐसा क्यों था वो भी हम आगे देखते हैं कि दी एजड एंड पावरलेस जो बुक में रेफर करा हुआ है, एजड, ही वॉज वेरी ओल्ड, यू नो, एंड पावरलेस थे ऑब्वियसली. अब तो कोई पावर थी ही नहीं, रूलर्स वगैरह सब खत्म, तो बहादुर शाह जफ़र वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्पर ऑफ इंडिया. इन्हें एम्पर का टाइटल दे दिया था. दिल्ली वॉज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट एंड बहादुर शाह इट्स सिंबल. दिल्ली अब जो है सेंटर बनने वाला था रिवोल्ट का इस, और बहादुर शाह इसके सिंबल थे, इसके लीडर थे, दिल्ली के एम्पर थे इस रिवोल्ट के. नॉट जस्ट दिल्ली, दी एम्पर ऑफ इंडिया. सो जो मूव और डिसीजन था, ये रिकग्निशन था कि जो लॉन्ग रेन रह चुका है मुग़ल डायनेस्टी का, जो बहुत ही पुराना इंडिया पे एक तरीके का काफ़ी लंबा रेन रह चुका है, जो जो इन्होंने रूल करा इंडिया पे. तो एक तरीके के हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था कि ये इंडिया के हित में इन्होंने काफ़ी जो चीज़ें करी थी, एंड जो इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, ग्रेट रूलर्स लाइक अकबर एंड हुमायूं, दे, तो जो ये थे, हम इन्हें ऑलरेडी इंडियंस के माइंड में था कि भाई मुगल्स आर द एम्परर्स, द रूलर्स. और तो यही एक टेक्निकली एक मेन रीज़न था एक मुग़ल, ये जो बहादुर शाह थे, इन्हें चूज़ करने का, जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया था इन्हें, और इनको हेड ऑफ द रेबेलियन बनाया था. ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल सिंबल थे इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के, बिकॉज ऑफ हिम बीइंग ए मुगल डायनेस्टी एंड एम्परर and an emperor of the Mughal dynasty. He was made the symbolic head of the rebellion out of respect. And हाँ, तो ये हमारे बहादुर शाह जी थे. अब आगे चलते हैं. ये जो मूव था, दिस अलोन ट्रांसफॉर्म्ड अ मेयर सीपोय म्यूटिनी इनटू ए रेवोल्यूशनरी वॉर. ये जो इतने सारे ऑलरेडी अंग्रेज मार चुके थे वो, एंड मतलब काफ़ी अग्रेसिव नेचर हो चुका था इसका. ये सिर्फ एक म्यूटिनी नहीं थी. अब ऑलरेडी प्रोक्लेमेशन हो चुकी थी कि भाई इंडिया के एम्परर हैं बहादुर शाह जफ़र. दिल्ली कैप्चर कर लिया था, दिल्ली तक कैप्चर कर लिया था जब सीपॉय ने. तो यू कैन इमेजिन द स्केल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रिवोल्ट. तो ये एक रेवोल्यूशनरी वॉर बन चुका था, ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी सिपाहियों की. This signified that the movement was politically motivated, and though religion was a factor, the broad outlook of the rebels was not motivated by it, but by the perception of the British as the common enemy. तो ये कहा जाता है कि काफ़ी क्रिटिक्स ये कहते हैं जो हुआ था ये अपना रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड था. ये इसमें रिलीजन एक मेन फैक्टर था. काफ़ी क्रिटिक्स ने इसे क्रिटिसाइज़ भी करा है, जो ऑल बेसिकली वेस्टर्न क्रिटिक्स ही हैं वो. उन्होंने ये बोला है कि ये सिर्फ एक ब्लाइंडलेस वॉर था फैनेटिक रिलीजनिस्ट्स का.
काफ़ी ने ये भी बोला है कि जो सिर्फ अपने धर्म को लेके पागल थे, उन्होंने इसलिए लड़ाई लड़ी थी हमारे अगेंस्ट। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है उनके द्वारा ऑब्वियसली, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये वॉर। ये जो रिवोल्ट था, इसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, जो उनके जितनी भी पॉलिसीज़ रही थी वो ये उसके अगेंस्ट एक हमारा आवाज़ थी, ये सी पॉइस की आवाज़ थी। सिर्फ ये एक रिलीजन इसमें मेन वो नहीं था, इसमें ये एक फैक्टर था, बट ये ही सिर्फ सोल फैक्टर नहीं था। जैसे कि हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे फैक्टर थे भाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे, सोशल भी थे, एंड रिलीजियस भी थे, और भी सारे थे काफ़ी, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल भी थे। सिर्फ एक ये नहीं था जिसको पोर्ट्रे करा गया था कि यही था सिर्फ, जबकि ये नहीं था, ये एक फैक्टर था उनमें से। ब्रॉड आउटलुक ये था कि द रेबल्स वर नॉट मोटिवेटेड बाय द रिलीजन एस्पेक्ट अलोन, बट बाय द परसेप्शन ऑफ द ब्रिटिश एज द कॉमन एनिमी। सीपॉइस का कॉमन एनिमी जो था, सीपॉइस इन द सेंस जो जो रेबल्स थे, जितने भी लोग थे, सीपॉइस, सिविलियंस, उनका कॉमन जो ब्रिटिश था वो एक कॉमन एनिमी हो चुका था। ज़मींदारों का भी था, उनका लैंड ले लिया, ठीक है, सिविलियंस की नौकरी ले ली, ट्रेडर्स के मतलब इन सिविलियन ट्रेडर्स सब सेम ही हैं ये, पेजेंट्स, इनका क्या ले लिया, इनका रोज़गार ख़त्म कर दिया, रूलर्स का एनेक्स कर लिया, पूरी स्टेट्स ले ली, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो भाई ये सब काम करा किसने? ये जो भी कुछ करा, रूलर्स, सिविलियंस, सीपॉयज़, इनका एक सोल एनिमी तो भैया यही थे फिर, क्योंकि इन्होंने ही करा था ये सब, और किसी ने तो नहीं करा था, हैं? तो यही थे ऑब्वियसली, एंड कॉमन एनिमी थे ये। इन्होंने तो इसे एज ए रिलीजियस वॉर दे के इन्होंने दरकिनार कर दिया था, ये ब्रिटिशर्स के क्रिटिक्स जो थे उस टाइम पर। बट इट वाज सारे नहीं, काफ़ी उन्हें नहीं करा था, दे रिकग्नाइज दी the efforts made by the people at the time, even though उस टाइम पे हम लोगों पे कोई वेपनरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी ओपोजिशन काफ़ी, मतलब काफ़ी अग्रेसिव था, एज यू ऑलरेडी read in the previous chapter, that previous page, that उन्होंने इवन ब्रिटिशर्स को दिल्ली में ओवर पावर कर दिया था। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल थे, इवन विदाउट एनी मॉडर्न आर्टिलरी। तो जो बहादुर शाह थे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। बहादुर शाह आफ्टर इनिशियल हेजिटेशन, शुरू में उन्हें हेजिटेशन हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर सारे चीफ्स को, रूलर्स ऑफ इंडिया को अर्ज करा था कि ऑर्गेनाइज ए कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट। कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स मतलब यूनिफाई होके सब स्टेट्स को फाइट एंड रिप्लेस करना चाहिए ब्रिटिश रजीम को। द एंटायर बंगाल आर्मी सून रोज इन रिवोल्ट विच स्प्रेड क्विकली। तो धीरे धीरे ये हर जगह बढ़ता गया, बंगाल, दिल्ली से बंगाल, और मतलब हर जगह पूरे इंडिया में जैसे जैसे ये पहुंचा, सिग्नल पहुंचा एक तरीके का, जो है, तो जगह जगह होने लग गया था रिवोल्ट की शुरुआत। वैसे ये काफ़ी मतलब मेजर इवेंट है, इसलिए इसी रीज़न से हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी मेजर रिवोल्ट है। बेसिकली इट वाज नॉट merely just a sepoy mutiny, it was lot more than that. Awadh, Rohilkhand and the Doab, Bundelkhand, Central India, large parts of Bihar and East Punjab shook off the British authority। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ, सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड, बंगाल, पंजाब, बिहार, रोहिलखंड, ये जो है अवध, इन्होंने बिल्कुल इन्हें हिला के रख दिया था। एंड सो या दिस वाज द बिगिनिंग एंड आउटस्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कि जो ये बहादुर शाह जफ़र वाला पॉइंट था, ये बुक में जो है वो है। एंड let's continue forward, and please let me know if I'm missing something, and if we have anything else left to discuss in the comments। beginning and outspread of the revolt, civilians आ चुके हैं भाई, civilians join the movement। अब ये जो नॉट टेक्निकली ये मूवमेंट, द रिवोल्ट, अब ये जो रिवोल्ट था इसमें सिविलियंस भी आ चुके हैं, जो कि जैसा कि हमने देखा है कि इससे पहले सिविलियंस की इन्वॉल्वमेंट ऐसे रिबेलियंस में काफ़ी कम रहती थी, बट ये पहला ऐसा रिवोल्ट था इंडिया का जिसमें सिविलियंस भी आ चुके थे, जिससे ये पता चलता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ थी इस पर्टिकुलर रिवोल्ट की, और इंडियंस की स्ट्रेंथ उस ज़माने में जो इनके अगेंस्ट थी, वो काफ़ी इट वाज प्लॉजिबल टू से द लीस्ट।
द रिवोल्ट ऑल्दो स्टार्टेड बाय द सीपॉयज, वैसे तो शुरुआत तो सीपॉयज ने करी थी, वॉज अकम्पनीड बाय ए लार्ज पोर्शन ऑफ सिविलियंस एज वेल। शुरुआत तो ऑल्दो सीपॉयज ने करी थी, लेकिन दे वर अकम्पनीड बाय ए लार्ज पोर्शन ऑफ सिविलियंस एज वेल। तो सिर्फ अगेन वही बात, इट वॉज नॉट जस्ट ए सीपॉय म्यूटिनी। तो इसमें सिविलियंस भी काफ़ी आ चुके हैं, जैसा कि हमने देखा है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध। द ग्रीवेंसेस दैट वर बीइंग accumulated फाउंड एन इमीडिएट एक्सप्रेशन। जो जो इन सिविलियंस की ग्रीवेंसेस थी, इश्यूज थे, लैंड ले लिया भाई, नौकरी ले ली, जो ब्रिटिशर्स ने इनके साथ करा था, हाई टैक्सेशन, हाई टैरिफ्स, इवन जो मनी लैंडर्स ने करा था इनके साथ, उनको इस रिवोल्ट से एक जो है इमीडिएट एक्सप्रेशन करने का, वो अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करने का इमीडिएट वो मिल चुका था इन्हें, क्या बोलते हैं उसको, रास्ता मिल चुका था, एक आवाज़ मिल चुकी थी। इस अपराइजिंग के थ्रू अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका मिल गया था उनको। दे रोज इन मासेस टू अपोज द ब्रिटिश रूल। तो दे रोज इन मास मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिविलियंस का मास हमारे थे, एक्सक्यूज़ मी, एन मास मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में ये ब्रिटिश रूल का अपोज करने के लिए सिविलियंस आ चुके थे अब सड़कों पर। The widespread participation of the peasantry, artisans, वही point, civilians, shopkeepers, day laborers, zamindars, religious mendicants, priests and civil servants gave the revolt real strength। जो कि हमने डिस्कस करा कि जो strength थी revolt की, it was not just because of the sepoys, it was mainly because of the civilians। and इन्होंने इस जो रिवोल्ट को स्ट्रेंथ भी दी और कैरेक्टर भी दिया एक पॉपुलर रिवोल्ट का, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक सीपोए मतलब सिर्फ सीपोइज इसमें लड़ते, तो ये मेरे को लगता नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट इवेंट होता इंडियन हिस्ट्री का। द पेजेंट, क्योंकि इससे 1857 से पहले भी ये सीपोइज की जो डिसकंटेंटमेंट एंड ये सब तो पहले भी होते रहते थे, बट लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को पहुंचाने के लिए सिविलियंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है, एंड इस पर्टिकुलर रिवोल्ट से वो हमने विटनेस करा भी है। द पेजेंट्स एंड पैटी ज़मींदार्स टू कट, जो पेजेंट्स थे और ये पैटी ज़मींदार जो लो लेवल, जैसा हमने लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करा था, जो लो लेवल ज़मींदार थे जिनके लैंड जो है को वारंटो यूज़ करके कॉन्फिस्केट कर लिए थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एडवांटेज ले ली जी इस जो ये भगदड़ मच रही थी, ये जो वॉर चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था। अकाउंट बुक्स जला दी इन्होंने, डेट रिकॉर्ड्स जला दिए उन मनी लैंडर्स के जिन्होंने इन्हें पैसे दिए थे पेजेंट्स वगैरह को, उनके इन्होंने ये डेट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स बुक जला दी इस मौके को देख के इन्होंने, जिन्होंने इन्हें डिस्प्लेस करा था अपनी पेजेंट क्लास को। एंड दे ऑल्सो अटैक द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड लॉ कोर्ट्स, एक्सक्यूज़ मी, लॉ कोर्ट्स वगैरह भी आग लगाई, जला दिया, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, तहसील जला दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, पुलिस स्टेशन, मतलब कोई भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एजेंसी या बॉडी नहीं छोड़ी थी रेबेलियंस ने, एंड उन्होंने अपना पूरा भरपूर ब्रिटिशर से अपना गुस्सा निकाला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। According to one estimate of the total number of about 150,000 men who died fighting the English in Awadh, over 100,000 were civilians। जो कि हमने पीछे भी देखा कि भाई सिविलियंस इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे रिपोर्ट में, नॉट जस्ट द सीपॉयज। तो आप देख सकते हैं कि फिगर्स में जो दिया हुआ एस्टिमेट, 1,50,000 जो मैन मरे थे अवध में फाइटिंग द इंग्लिश, उनमें से 1,00,000 से भी ओवर 1,00,000 वर सिविलियंस। तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस एंड द रोल ऑफ द सिविलियंस इन दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स। एपी सेंटर्स कौन से थे रिवोल्ट के, और लीडर्स कौन कौन से थे इन सेंटर्स से, जो मेन सेंटर्स थे स्टॉर्म सेंटर्स रिवोल्ट के। तो दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली तो था ही, जहाँ पे सिंबॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू बहादुर शाह, बट द रियल कमांड ले विद द कोर्ट ऑफ सोल्जर्स लेड बाय जनरल बाकत खान। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि ये तो सिंबॉलिक थे सिर्फ बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज एंड हिज लैक ऑफ पावर एंड लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स, he could not lead an army and soldiers. So the real command
लेड विद द कोर्ट ऑफ सोल्जर्स लेड बाय जनरल बागत खान। जो जनरल बागत खान थे और जो उनके कोर्ट ऑफ सोल्जर्स थे, रियल कमांड इन पे थी। एंड हु हैड लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स एंड brought them टू दिल्ली। जो बरेली के ट्रूप्स को दिल्ली लाए थे, जहाँ जब म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी तब। द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। और इस जो ये जो कोर्ट ऑफ सोल्जर्स थी, इसमें 10 मेंबर्स थे। 6 आर्मी से थे और 4 सिविलियन थे। मतलब 6 जो थे वो सीपॉइस थे और 4 बंदे इसमें सिविलियंस थे। एंड इट कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन द नेम ऑफ द एम्परर वगैरह। और ये सब बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ भी इस्टेब्लिश कर दी गई थी। एंड एम्परर के नाम पे ये लोग संभालते थे बेसिकली, बिकॉज सिम्बॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू बहादुर शाह, बट टेक्निकली द रियल कमांड लेड इन द हैंड ऑफ दीज पीपल। Emperor Bahadur Shah was perhaps the weakest link in the chain of leadership. So, yeah, obviously, he was old, he was powerless, he lacked any real leadership skills because of his old age, obviously. And इसी वजह से ये weakest link थे इस revolt के। And in the chain of leadership of the revolt, due to his weak personality भी weak थी इनकी, old age थी, leadership qualities नहीं थी, इन सब की वजह से जो incalculable डैमेज हुआ है रिवोल्ट को, इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली बहादुर शाह को इस रिवोल्ट का सिंबॉलिक हेड चुनने की वजह से जो है ये जो रिवोल्ट था ये कैटास्ट्रॉफिकली फेल हुआ था। क्योंकि किसी भी वॉर को लीड करने के लिए एक लीडरशिप, वॉर को या किसी भी सिविलियन मूवमेंट को या कोई भी इवन मॉडर्न डे एग्जांपल्स लिए जाए तो कोई भी कंपनी रूल करने के लिए भी एक लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा चाहिए, अदरवाइज इट विल फेल certainly. And this was the cause with the revolt as well, because Bahadur Shah lacked leadership qualities, and due to this the revolt suffered incalculable damage. इसका मतलब है कि जो काफ़ी बेसिकली डैमेज हुआ था रिवोल्ट को बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ए सॉलिड लीडरशिप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बिगिनिंग एंड आउटस्पर्ट ऑफ द रिवोल्ट, कानपुर। तो वो तो दिल्ली था, अब हम कानपुर आ गए हैं। एट कानपुर द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब। कानपुर में जो रिवोल्ट था उसके लीडर नाना साहेब थे। द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। And he was refused the family title because of the policies as we discussed in the previous chapter, as he was not a natural here. So he was refused the title and was banished from Pune and was living near Kanpur. He expelled the English from Kanpur, proclaimed himself the Peshwa, acknowledged Bahadur Shah as the Emperor of India and declared himself to be his governor. तो इन्होंने इंग्लिशमैन को एक्सपेल कर दिया था कानपुर से एंड अपने आप को पेशवा प्रोक्लेम कर दिया था और बहादुर शाह को एक्नॉलेज भी कर लिया था एम्पर ऑफ इंडिया, और उनको खुद को बहादुर शाह का गवर्नर डिक्लेयर कर दिया था। जो सर ह्यू व्हीलर थे कमांडिंग द स्टेशन, उन्होंने सरेंडर कर दिया था एंड वॉज किल्ड ऑन द सेम डे। जून 27 को ह्यू व्हीलर ने सरेंडर कर दिया था 1857 में, एंड ही वॉज किल्ड ऑन द सेम डे अंडर द नाना साहेब्स लीडरशिप at Kanpur. Lucknow. Begum Hazrat Mahal took over the reins at Lucknow, where the rebellion broke out on June 4, 1857. And तो लखनऊ तक पहुँचते पहुँचते जून 4 आ चुकी है। Initially the revolt started at Meerut on 10th May, and her son Birjis Qadir was proclaimed the Nawab, and regular administration was organized with important offices shared equally by Muslims and Hindus. ये काफ़ी important point है because equality जो थी, unity उस टाइम पे इन्हीं चीज़ों से दिखती है कि इस रिवोल्ट में हिंदूज एंड मुस्लिम्स की कितनी यूनिटी थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Henry Lawrence, the British resident, the European inhabitants and the few hundred local sepoys took shelter in the residency, which was besieged by Indian rebels. तो ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस, और यूरोपियन इनहेबिटेंट्स भी थे कुछ, एंड लोकल सीपॉयज भी थे। वो रेजिडेंसी में जो थी पीछे उसमें शेल्टर मतलब छुपे हुए थे वो एक तरीके से, बट दे वर बिसीज्ड बाय इंडियन रेबल्स। और ये जो हेनरी लॉरेंस थे ये भी मार दिए गए थे इस पर्टिकुलर
सीज में. The early attempts of Sir Henry Havelock and Sir James Outram to recover Lucknow met with no success. तो ये जो Sir Henry Havelock थे, not to be confused with Sir Henry Lawrence, and Sir James Outram जो थे उस टाइम के जो लखनऊ में पोस्टेड थे ये, तो they made attempts to recover Lucknow from the rebels, but they met with no success. फाइनली सर कॉलिन कैम्पबेल जो थे, जो नए कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने यूरोपियंस को फाइनली इवैक्यूएट कराया था विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट्स की मदद से. इन्होंने कॉलिन कैम्पबेल ने जो है, जो नए कमांडर इन चीफ थे, यूरोपियंस को जो यहाँ पे रेजिडेंट जो शेल्टर लेके बैठे हुए थे इधर, उन्हें गोरखा रेजिमेंट्स की मदद से वहाँ से निकाला था, इवैक्यूएट कराया था. सिटी वॉज फाइनली रिकवर्ड बाय द ब्रिटिश इन मार्च 1858. तो लेकिन गुरिल्ला एक्टिविटी कंटिन्यूड टिल सितंबर ऑफ द सेम ईयर. सो ये हमारा लखनऊ था. एंड बरेली, खान बहादुर, अ डिसेंडेंट ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड, वॉज placed in command, not enthusiastic about the pension being granted by the British. इसमें भी सोल आप अगर आप पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्सनल सॉर्ट ऑफ रीज़न था. इन दिस केस इट वाज कि भाई इन्हें जो पेंशन ग्रांट करी थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगी थी खान बहादुर को. तो ही ऑर्गेनाइज एन आर्मी ऑफ 40,000 soldiers and offered stiff resistance to the British in Bareilly. Okay, and let's move on to the next one. Bareilly, Bihar. Okay. So in Bihar, the revolt was led by Kunwar Singh, the zamindar of Jagdishpur, and an old man in his 70s. तो ये 70s में थे अपनी कुंवर सिंह, और बिहार में इन्होंने लीड करा था रिवोल्ट को. एंड ही वॉज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर. ही नर्स्ड ए ग्रज अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज estates, again a personal reason. And he joined the sepoys when they reached Ara from Dinapur in Bengal, I guess. Faizabad. Maulvi Ahmadullah of Faizabad was another outstanding leader of the revolt. He was a native of Madras and had moved to Faizabad in the north, where he fought a stiff battle against the British troops. He emerged as one of the revolt's acknowledged leaders once it broke out in Awadh in May 1857. तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे. झांसी से obviously the infamous Rani Lakshmibai. The most outstanding leader of the revolt was Rani Lakshmibai, who assumed the leadership of the sepoys at Jhansi. And let's study further about her. Lord Dalhousie, the Governor General, had refused to allow her adopted son to succeed to the throne after her husband Raja Gangadhar Rao died. तो राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद उनके जो अडॉप्टेड सन थे, जो कि जिन्हें मना कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, कि भाई ये जो है सक्सीड नहीं करेंगे थ्रोन पे. मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ये एनेक्सेशन हो गई थी झांसी की. And driven out of Jhansi by British forces, she gave the battle cry. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. तो जब इन्हें एनेक्सेशन हो गई थी झांसी की और ब्रिटिश इन्हें निकाल रहे थे, तो इन्होंने ये बोला था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई शैल नॉट गिव अवे माई झांसी. एंड शी वॉज joined by Tantia Tope, and a close associate of Nana Sahib. After the loss of Kanpur, Rani Lakshmibai and Tantia Tope marched towards Gwalior, where they were hailed by Indian soldiers. The Sindhia, the local ruler, however, जो सिंधिया था, ये decided to side with the English. ये English की side में हो चुके थे, and took shelter at Agra. Gwalior was recaptured by the English in June 1858. ठीक. Contribution of the common masses. Important topic है ये, जिससे हमें इस रिवोल्ट की एक्चुअल की स्ट्रेंथ पता चलती है और इम्पोर्टेंस पता चलती है. द sacrifices made by the common masses were immense. As we read previously, अवध में जो 150,000 जो लोग मरे थे, more than 1 lakh were civilians.
So you can imagine the strength of the civilians in the war and the environment as well. The sacrifices made by the common masses were immense and innumerable. The name Shahamal, a local villager in Pargana Baraus, Bagpat में है जो modern day Bagpat Uttar Pradesh, is the most notable recognition. And he organized the headmen and peasants of 84 villages, referred as Chaurasi Desh, marching at night from village to village, urging people to rebel against the British hegemony. The people attacked government buildings, destroyed the bridges over the rivers, and dug up metal roads, particularly to stop government forces from coming into the area, partly because the bridges and roads were viewed as symbol of British rule. He also sent supplies to the mutineers in Delhi. तो इन्होंने जो है दिल्ली में जो म्यूटिनियर्स थे, सीपॉयज थे, रेबल्स थे, उन्हें सप्लाइज भी भेजते थे और सारी कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करते थे ब्रिटिश और मेरठ एंड ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स की कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करने का अपना बेस्ट ट्राई करते थे ये अपने रेबेलियस अटेम्प्ट से. Contribution of common masses. Beginning and outspread of the revolt, contribution of common masses. Continuing this topic, he made his headquarters. Shamal made his headquarters at the bungalow of an irrigation department on the banks of the Yamuna and supervised and controlled his operations from there. तो इन्होंने जो बंगलो था कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट का यमुना बैंक पे, इन्होंने वहाँ पे जो है अपना हेडक्वार्टर सेट कर लिया था जिससे ये सारे ऑपरेशंस संभालते थे वहाँ बैठ के. और इस बंगलो को जो है हॉल ऑफ जस्टिस भी टर्न कर दिया गया था जहाँ पे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स और जजमेंट्स दी जाती थी. Unfortunately, though, he was killed by an English officer, Dunlop, in July 1857. तो ये भी कहा जाता है कि जो इनकी बॉडी थी उसे पीसेस में काट दिया गया था और इनके सर को जो है जुलाई 21, 1857 में पब्लिकली दिखाया था टू टेरिफाई द पब्लिक. फॉर मोर देन अ ईयर हाउएवर द रेबल्स कैरिड ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी ऑड्स. इसके बाद भी लेकिन जो है रेबल्स ने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा, लेकिन ऑड्स जो थे वो ऑब्वियसली हैवी थे, you know. And so this was the beginning and outspread of the revolt. इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. एंड व्यूज़ में हम आते हैं, अगर जैसे स्पेक्ट्रम में जो व्यूज़ दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो व्यू है वो ये है कि ह्यू रोज ने ये कहा था कि हेयर ले दी वुमन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स. ये झांसी की रानी के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए ह्यू रोज ने बात कही है. अ ट्रिब्यूट टू द रानी ऑफ झांसी फ्रॉम द मैन हु डिफीटेड हर. तो काफ़ी बड़ी बात कही थी. एंड सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, द रिवोल्ट ऑफ 1857, चैप्टर 7 ऑफ द स्पेक्ट्रम. एंड आगे इसे कंप्लीट करते हैं. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ़ यू नीड एनी clarification of a particular topic. And I will see you in the next one. Thank you.